हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग केमिस्ट्री की हमारी जो केमिस्ट्री फर्स्ट लेसन चल रहा था, रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण, जिसका हम लोग तीसरा पार्ट आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं। जिसमें हमने सेकंड पार्ट जो मैंने छोड़ा था, तो वहाँ पे आपको मैंने बैलेंसिंग करने सिखाया था। और जब बैलेंसिंग करने सिखा रहा था तो वहाँ से ध्यान देना, यूपी बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन का पक्का होता है, वहाँ से बैलेंसिंग करने के लिए आपको देता है। तो वहीं पे पढ़ा के मैंने आपको क्लास को द एंड किया था। अब उसी के आगे से फिर हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो ध्यान देना है, कंटिन्यू जो कर रहे हैं तो इसके पहले जो हमने आपको पढ़ाया था, ताकि ये क्वेश्चन उस पर फिर से कर लेते हैं बैलेंसिंग और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो जैसे हमारे समझ से क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या है, इसको हम लोग को बैलेंसिंग करना पहले। तो देखो पहले क्या क्या दिया गया है। तो एक तो CH4 है, क्या है, CH4 है प्लस O2 है, CH4O2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एवं H2O बना हुआ है। तो देखो हमको कुल मिला के ये ध्यान देना है, पहले ये था अगर हम लोग माने तो ये हमारा क्या हो गया प्यारे, इससे हम लोग आप क्या बताया था आपको, तो हमने कहा था ये क्या होता है, अभिकारक होता है। क्या होता है, अभिकारक होता है। अब इसको बोलो तो ये क्या होता है बेटा, उत्पाद। जो उत्पाद था इसको हमने क्या कहा था, इसको मान लो LHS, और जो ये अभिकारक था इसको मान लो RHS। और हमको यही LHS बराबर RH करना है, क्योंकि जितना अणु संख्या इधर है उतना ही अणु संख्या हमको कहाँ होना चाहिए, इधर होना चाहिए। तो ये हम लोग को जब सीख रहे थे तो हमने कहा पहले जितने यौगिक इधर दिए हम उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो देखो पहले क्या है बेटा, कार्बन आया है, कार्बन संख्या कितनी है, यहाँ पर 1 है। फिर हाइड्रोजन आया है, हाइड्रोजन संख्या कितना है, 4 है। अब ऑक्सीजन आया हुआ है, ऑक्सीजन संख्या कितना है, 2 है। इसी तरीके से इधर भी कर लेते हैं। अगर देखा जाए कार्बन संख्या कितना है प्यारे, कार्बन संख्या हमारे पास 1 है। अगर ऑक्सीजन की संख्या पूछा जाए तो ऑक्सीजन संख्या ध्यान देना 2 यहाँ पर है, 2 ध्यान देना है। कार्बन संख्या 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। और हाइड्रोजन संख्या कितनी का है, कहा जाए 2 है। और ऑक्सीजन संख्या यहाँ भी कितना है, 1 है। आप चाहे तो इसे जोड़ के भी रख सकते हैं, क्योंकि ध्यान देना है अगर ऑक्सीजन की संख्या की बात करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, तब चाहे तो ऑक्सीजन को जोड़ के भी रख सकते हैं। 2 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन है, 3 हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं या अलग अलग भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके बाद आइए हम लोग इस पे खेलना चालू करेंगे। और हम लोग जिस तरीके से इसको हल कर रहे हैं, हम लोग का विधि क्या है, अनुमान विधि है। तो बैलेंसिंग करते समय मैंने आपको सिखाया था कि क्या करना है, कैसे करना है, एक एक करके चेक करना है। तो देखिएगा, अब इन्हीं को पहले यहाँ पर रिएक्शन को हम लोग लेते हैं। CH4 लिखा हुआ है प्लस O2 लिखा हुआ है, और कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है प्लस क्या लिखा हुआ है, H2O लिखा हुआ है। तो ये बैलेंसिंग करते समय देखिए क्या करेंगे भैया, पहला चीज तो हम लोग देखिएगा। अब देखिए कार्बन संख्या 1 है, कार्बन संख्या 1 है, तो कार्बन को बैलेंसिंग करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कार्बन संख्या बराबर हो चुका है, कार्बन संख्या बराबर हो चुका है। तो हमको बैलेंसिंग किसका करना है, देखिए इसमें हाइड्रोजन भी है प्यारे, हाइड्रोजन भी है। और क्या है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, अब इधर हाइड्रोजन कितना है, 4 है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन की संख्या को बैलेंसिंग करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन संख्या जब अगर यहाँ 4 है और यहाँ कितना है, 2 है, तो क्या इधर अगर संख्या में अगर हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन संख्या 4 हो जाएगी क्या। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कितने गुणा कर देंगे, 2 से कर देंगे। अब जैसे बताइए यहाँ पर हमने 2 इसको रखा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका गुणा प्यारे इसके साथ भी हो गया, इसके साथ भी हो गया। तो हाइड्रोजन संख्या कितना हो गया, हाइड्रोजन संख्या तो 4 हो गया, पर न चाहते हुए भी ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। अब बताइएगा, यहाँ ऑक्सीजन संख्या 2, यहाँ ऑक्सीजन संख्या 2, कितना हो गया, 4 हो गया। पर अभी भी इधर का ऑक्सीजन संख्या कितना है, 2 है। तो इधर भी ऑक्सीजन संख्या को हमको बनाना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन संख्या को बनाने के लिए अगर मैं यहाँ पर 2 से गुणा कर दे रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना रख देंगे प्यारे, 2 रख देंगे बैलेंसिंग तौर पे। तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए आप मिलाइएगा तो कार्बन संख्या भी बराबर है, ऑक्सीजन संख्या देखो 4 इस साइड है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन नीचे है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 ऑक्सीजन हमारा कहाँ है प्यारे, यहाँ पर है, क्योंकि 1 में गुणा 2 को करेंगे तो 2 ही आएगा। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, टोटल 4 ऑक्सीजन यहाँ भी हो गए। हाइड्रोजन की संख्या से बराबर होगी, ऑक्सीजन की संख्या बराबर होगी, हाइड्रोजन की संख्या भी क्या हो गई, बराबर हो गया। तो इस प्रकार से आप चाहेंगे तो इसके बैलेंसिंग कर लेंगे। तो बैलेंसिंग के तौर पे आपके सामने क्या है, 2 यहाँ लगाना पड़ा, 2 यहाँ लगाना पड़ा। अब देखेंगे तो दोनों अणु संख्या आपस में क्या है भैया, बराबर है। तो ये बात हम समझ चुके थे, इस पे हमने एक प्रैक्टिस आपको और करवा दिया। अब इसी के आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। अब देखिएगा, इसके मैं और 6, 7, 8 क्वेश्चन आपको मैं डाल दूंगा बैलेंसिंग करने के लिए, आप लोग अपने प्रैक्टिस करिएगा। और जहां भी अगर समस्या होगी तो कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, उसको मैं फिर से हल करवा दूंगा आपको। और अब हम लोग चलते हैं, किस पे चलते हैं,
अब देखते हैं रासायनिक अपक्रिया के जो प्रकार थे उन पे हम लोग चर्चा करने चलते हैं। अब एक एक करके क्या करते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं कि किसमें, जैसे सबसे आपको बताऊंगा संयोजन अपक्रिया क्या होता है, वियोजन अपक्रिया क्या होता है ना, उसके बाद ऊष्माक्षेपी क्या होता है, ऊष्माशोषी क्या होता है। तो एक एक करके आइए चलिए पढ़ते हैं। आइए, जैसे एक आपके पास और है बैलेंसिंग करने के लिए, आप लोग उसको आराम से बैलेंसिंग कर सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं, चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं आगे बताइएगा, ठीक है, इसको भी कर लीजिएगा। आइए, अब आइए सबसे पहले हमारे पास क्या है, संयोजन अपक्रिया। क्या है भैया, संयोजन अपक्रिया। तो आपसे पूछे संयोजन अपक्रिया कहते किसे, सबसे पहले यही बात होना चाहिए। तो ध्यान देना प्यारे, संयोजन क्रिया किसे कहते हैं, जब जब दो या दो से अधिक अभिकारक, क्या कर सकते हैं, जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एक नए उत्पाद को बना दे। संयोजन का मतलब ये होता है क्या प्यारे, जुड़ना। जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एक नए यौगिक का निर्माण या नए उत्पाद का निर्माण कर देते हैं, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन क्रिया कहते हैं। जैसे समझो यहाँ पे, अगर जैसे मान लो यहाँ पर ए है और प्लस यहाँ पे क्या है, बी है, तो यह दोनों क्या है प्यारे, अभिकारक है। क्या है ये, क्या है, ये अभिकारक है। ये अभिकारक जुड़कर क्या बना दिए, ए बी बना दिए, तो ये क्या बन गया, उत्पाद बन गया। तो भैया ये जोड़ने से तो बना है, तो जब जुड़ता है तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम लोग, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। तो अगर इसकी परिभाषा लिखने की पारी आएगी तो कैसे लिखेंगे भैया, हम लोग क्या लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे, तो ध्यान देना है, अगर यहाँ परिभाषा इसकी लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या मैंने आपको परिभाषा समझाया कि जब क्या होगा, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक नए यौगिकों का निर्माण कर देते हैं, तो उसे संयोजन क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ समझ सकते हैं, ए और बी जुड़कर क्या बन गए, ए बी बन गए, ये दोनों क्या है, अभिकारक है। अब ये क्या है भैया, उत्पाद। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिएगा, आपको जब भी इसको परिभाषा लिखना है तो लिखने के बाद आपको एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, बिना एग्जाम्पल लिखे आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो उदाहरण के लिए आपको बहुत सरल उदाहरण बताता हूँ बच्चे, आप आराम से यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे बताइए, आप कार्बन लेते हैं और प्लस क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाता है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो क्या हुआ, दो यौगिक आए, दो पदार्थ आए और दोनों जुड़कर क्या बना दिए, एक नए यौगिक को बना दिए। तो जहां जुड़ने की प्रक्रिया हो जाएगी उसी विधि को हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन क्रिया कहेंगे। इसी तरीके से अगर आपको मान लो हाइड्रोजन लेता हूं बेटा, अब ऑक्सीजन लेता हूं, H2 लेता हूं और प्लस क्या लेता हूं, O2 लेता हूं, और जब इनको जोड़ेंगे H2O2 को, तो ये बनेगा क्या, H2। बैलेंसिंग करने के लिए प्यारे आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 2 लगा लेंगे, अब यहाँ भी 2 लगा लेंगे, तो संख्या देखेंगे लगभग क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी हमारी। तो देखेंगे इस तरीके से क्या करेंगे आप, ये भी देखिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ के क्या बन रहे हैं, H2O बन रहे हैं। तो कौन सी क्रिया हो रही है, संयोजन। जहां जुड़ने की बात आ जाएगी वहां आप क्या बताएंगे, संयोजन क्रिया बताएंगे। इसी तरीके से आप चाहे कार्बन और सिर्फ ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बन जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान देना है, इसे हम लोग बोलते हैं कार्बो मोनोऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, ये ध्यान देना है, इसे हम लोग दम घोटू गैस कहते हैं, दम घोटू गैस कहते हैं। दम घोटू गैस कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ध्यान देना, जैसे ही अगर ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है बेटा, अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही ब्लड के संपर्क में आता है,
ये जैसे ही ब्लड के संपर्क में आता है ना, तो ये ऑक्सीजन से ज्यादा क्रियाशील होता है। अब ऑक्सीजन से ज्यादा क्रियाशील होने के कारण ये क्या कर सकता है, ऑक्सीजन के लेवल को शरीर के अंदर से घटा देता है, जिसके कारण हमारा सांस फूलने लगता है। इसीलिए इसे हम दम घोटू गैस के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो ध्यान देना, इस प्रकार से अब जैसे एक एग्जाम्पल आपको मैंने यहाँ बताया है, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ बताया है, तीसरा एग्जाम्पल यहाँ बताया है। तो इस तरीके से आप जोड़कर संयोजन क्रिया के उदाहरण भी देख सकते हैं और यहाँ से इसकी परिभाषा को भी अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लिखते समय हमेशा इस बात को ध्यान देना है बोर्ड में कि आपको बड़े अच्छे से परिभाषा और उसके नीचे उसका उदाहरण को लिखना होगा। जब इस तरीके से आप लिखेंगे तभी आपको नंबर भरपूर मिलेगा, क्योंकि लिखने पर बहुत बड़ा डिपेंड करता है बच्चे। चलेगा, अगर आपको ये बातें समझ में आ गया बेटा, तो हम लोग फिर चलते हैं अगले रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, अब मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गया होगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आइएगा, अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, संयोजन क्रिया हो गया बेटा, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वियोजन क्रिया। क्या पढ़ेंगे, वियोजन। अब संयोजन का ही उल्टा क्या होता है, वियोजन। संयोजन का ही उल्टा क्या होता है, वियोजन। अब वियोजन में क्या होता है, अब कोई यौगिक रहेगा, वो टूट कर दो अलग अलग उत्पाद बनेंगे। कोई यौगिक रहेगा, टूट के अलग अलग क्या करेंगे, उत्पाद बनेंगे। अब यही हमारे लिए क्या होगा बेटा, हमको इसी चीज को बस देखना है। तो ध्यान देना, इसमें क्या होगा बेटा, जैसे ए बी है, ये बी है, ये कोई यौगिक बना हुआ है। अब ये इसको क्या करे, ये टूट जाए, इसका क्या हो जाए प्यारे, वियोजन हो जाए। क्या हो जाए, वियोजन। वियोजन मतलब होता है टूटना। ध्यान देना है, अगर मैं आपसे कहूं तो ये ए है, ये बी है, ये बी कोई एक यौगिक है, ये भी एक यौगिक है। अब ये ए बी जो यौगिक है, ये टूट कर ये क्या बन जाए बेटा, ए बन जाए प्लस क्या बन जाए, बी बन जाए। तो जब कोई यौगिक टूट जाए, जब कोई यौगिक क्या हो जाए, टूट जाए, तो टूटने से जो नए यौगिक का निर्माण होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन। अब बात ये होगा कि वियोजन जब प्रक्रिया चलेगी तो टूटने के लिए ऐसे कौन कौन से कारण हो जहां पे ये टूट सकता है, इसके लिए कारण क्या चाहिए, तो क्या क्या चीज हो कि टूट सकता है। तो टूटने के इसके 3 रीजन बेटा आपको बताया जाएगा। एक तो होगा बेटा, ध्यान देना है, उष्मा। अगर उष्मा हम लोग बढ़ा देते हैं तब भी क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। उष्मा बढ़ा देंगे तब भी क्या होगा, कोई यौगिक क्या हो सकता है, टूट सकता है। दूसरा, अगर ये प्रकाश की उपस्थिति में आएगा, प्रकाश की उपस्थिति में आएगा तब भी टूट सकता है। इसके साथ साथ अगर विद्युत की उपस्थिति में आएगा, विद्युत धारा की उपस्थिति में आएगा, तब भी ये टूट सकता है। क्या हो सकता है, टूट सकता है। तब भैया ध्यान देना, कोई यौगिक बना हो, ऑलरेडी पहले से बना हो, पर जैसे ही प्रकाश की उपस्थिति में, उष्मा की उपस्थिति में या विद्युत धारा की उपस्थिति में आए, तो यौगिक टूट कर क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन क्रिया। तो सबसे पहले इसकी छोटी सी परिभाषा हम लोग लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे भैया, लिखेंगे जब कोई यौगिक उष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के संपर्क में आने पर वियोजित, ये ऐसे बोलते हैं बेटा, टूटना, वियोजित हो जाता है, तो इसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जब कोई यौगिक उष्मा या प्रकाश या विद्युत के संपर्क में आने पर वियोजित या टूट जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन क्रिया कहते हैं। तो ये टूट जाएगा, टूट के क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। कब, जब कोई यौगिक को उष्मा मिल जाए, प्रकाश मिल जाए, या तो क्या मिल जाए प्यारे, विद्युत मिल जाए। ये संपर्क में आने पर क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है, टूट के क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इनके अलग होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगा, वियोजन अपक्रिया कहलाएगा। इसीलिए ध्यान देना, जो वियोजन अपक्रिया है ना, इसे 3 भागों में बांटा गया है। जो वियोजन अपक्रिया है, वियोजन अपक्रिया, तो वियोजन अपक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा होता है भैया, तो एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत वियोजन। दूसरा कौन सा होता है, उष्मी वियोजन। और तीसरा कौन सा होता है,
तो ध्यान देना है प्रकाशी वियोजन। तो ध्यान देना है तीन हो जाते हैं, प्रकाशी वियोजन, उष्मीय वियोजन, क्या हो जाता है, विद्युत वियोजन। तो आइए तीनों को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि किसको क्या क्या कहते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखिएगा, हम लोग समझते हैं कि उष्मीय वियोजन क्या होता है ना। तो अगर उष्मीय वियोजन कर सकते हैं जिससे ऐसे जो यौगिक उष्मा के संपर्क में आने में टूट जाते होंगे उसे क्या कहेंगे, उष्मीय वियोजन। क्या बोलेंगे भैया, जो यौगिक उष्मा के संपर्क में आने पर टूट जाते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, उष्मीय वियोजन कहते हैं। तो आइए इसके उदाहरण को देखते हैं कि कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है जो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा गया बेटा, क्या लिखा गया है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिएगा जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, अब कैल्शियम कार्बोनेट को देखेंगे, जैसे इसमें हम लोग क्या देंगे बेटा, उष्मा। ध्यान देना है, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, जैसे इसको हम लोग जल में घोलेंगे, तो जैसे ही जल में घुलेगा ना, तो ये क्या चीज हो जाएगा, ये टूटने लगेगा, और ये टूट कर क्या बना देगा, CaO + CO2। तो ध्यान देना है क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट एक यौगिक है, और ये क्या हो रहा है, टूट जा रहा है, और टूटने के कारण इसमें क्या निकलेगा बेटा, उष्मा निकलेगा। क्या निकलेगा, उष्मा निकलेगा। तो इसे इसको हम लोग बोलते क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। जबकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। और ध्यान देना है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं बेटा, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। जबकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ध्यान देना है कली चूना, जिसको हम लोग खाते हैं। तो ध्यान देना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कली चूना बोलते हैं। इसी का हम लोग खैनी के रूप में प्रयोग करते हैं। और ध्यान देना, जब ये कैल्शियम कार्बोनेट जल के संपर्क में जाएगा, ये देखो चूना है भाई, और चूना देखो जब पानी में डाल दोगे, बाल्टी में डाल दोगे, तो देखोगे पानी उबलने लगेगा, और उबलने लगेगा तो उसमें से हीट क्या होगा, बाहर निकलने लगेगा, उसमें से उष्मा क्या होगी, बाहर निकलने लगेगी। और बाहर निकलेगा तो उष्मा क्या होगी भैया, उसमें उष्मा के कारण ऐसा इसका विघटन हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, उष्मीय वियोजन। इसके अलावा ध्यान देना, इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, इसे कली चूना कहते हैं। ऐसे ध्यान देना, कली चूना को ही बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना, मतलब जो खाने की योग्य हो। तो इसी के एक नाम होता है बिना बुझा हुआ चूना। ऐसे क्या करेंगे, बुझा हुआ चूना जो सूखा होता है। समझ में बात। ऐसे ही एक दो एग्जाम्पल आपके सामने और होंगे। यहाँ देखिए, इसे लिखा हुआ है 2KClO3। ये भी बेटा क्या होगा, जब ये भी टूटेगा तो 2KCl में टूट जाएगा, प्लस 3O2 में टूट जाएगा। तो KCl क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड इसको बोलते हैं बेटा। तो ध्यान देना है, तो ये भी इसी तरीके इसी का एग्जाम्पल है। ये भी ध्यान देना है, इसी का एग्जाम्पल है, इसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा का एग्जाम्पल और होगा, आपको मैं दिखा दूंगा। जैसे यहाँ देखिए FeSO4, 2FeSO4 बेटा, ये भी ध्यान देना है, जैसे मैंने उसको एग्जाम्पल समझा, इसी तरीके से ये भी है। तो ये भी ध्यान देना, इसका भी क्या हो रहा है, विघटन हो जा रहा है, ये भी क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। तो ये भी क्या हो रहा है, टूट रहा है उष्मा के कारण। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, उष्मीय वियोजन कहेंगे। तो तीन उदाहरण आपको मैंने बताया, एक तो Fe का बता दिया है, उसके पहले का और बताया, और प्लस एक तो और बता दिया कैल्शियम कार्बोनेट का। आप लोग बस कैल्शियम कार्बोनेट वाला याद करिएगा, बहुत सरल रहेगा, अब बड़े आसानी से इसका विघटन भी क्या करेंगे, कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि इसके बाद विद्युत वियोजन अभिक्रिया क्या होता है ना। क्योंकि इसके पहले जस्ट हमने आपको क्या समझाया, तो इसके पहले आपको मैंने उष्मीय वियोजन बता दिया है, उसकी उष्मीय वियोजन के मैंने एग्जाम्पल भी करवा दिए हैं। अब समझते हैं विद्युत वियोजन। तो कह सकते हैं जब कोई यौगिक विद्युत के संपर्क में आने पर क्या हो जाए, विघटित हो जाए, टूट जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे भैया, विद्युत वियोजन। जैसे इसकी हम लोग पहले परिभाषा लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, जब कोई यौगिक विद्युत के संपर्क में आता है तो विघटित हो जाता है।
तो ध्यान देना, जब भी कोई अगर यौगिक विद्युत के संपर्क में आ रहा है, अगर विघटित हो जा रहा है तो उसे मतलब टूट जा रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत वियोजन कहेंगे। अब देखिएगा इसके उदाहरण को अगर आपको समझाओ तो आइएगा इसके एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है 2NaCl है, क्या है भैया 2NaCl है। देखेंगे अगर हमारे पास NaCl है इस NaCl को देखने की कोशिश करिएगा 2NaCl। अब ये ध्यान देना है ये क्या भैया सोडियम क्लोराइड है, ये क्या है हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। अब ये जो सोडियम क्लोराइड है प्यारे, अब इस सोडियम क्लोराइड में जैसे हम लोग क्या करेंगे विद्युत धारा, अगर हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ये क्या होगा सोडियम प्लस क्लोरीन में क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। अब कैसे होगा जरा समझिएगा, अगर मैं एक आपको समझाता हूँ इसको सिस्टमेटिक कैसे। जैसे इसमें मान लेते हैं बेटा हम लोग दो छड़ ले लेते हैं, दो छड़ ले लेते हैं। एक हमारे पास क्या है तो ध्यान देना है, एक हमारे पास जो छड़ है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग जानते हैं किसमें एनोड के नाम से, एनोड के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं भैया, इसे बोलते हैं कैथोड। तो ध्यान देना एक एनोड होता है एक कैथोड होता है। एनोड छड़ जो होता है वो किसमें होता है धनात्मक होता है, और कैथोड कैसा होता है बेटा ऋणात्मक होता है। तो ये ध्यान देना है ये धनात्मक है और ये क्या है ऋणात्मक है। अब ध्यान देना इसको हम लोग क्या करते हैं एक परिपथ से जोड़ देते हैं, क्या करते हैं एक परिपथ से इसको हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं, इसे एक परिपथ के माध्यम से क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब जोड़ देंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो जब विद्युत धारा हम लोग प्रवाहित कर रहे हैं तो ध्यान देना है यहाँ से एनोड छड़ है प्लस है और ये कैथोड है क्या बेटा माइनस है। अब इसमें हमने क्या किया है इस वाले पात्र में दो चीजें डाला है, एक तो इसमें क्या है भैया ऑलरेडी पहले से क्या है H2O भरा हुआ है, ये क्या है बेटा इसमें ये देखेंगे इसमें भरा हुआ है H2O। अब इसी H2O में हमने किसको घोल दिया है, इसी H2O हमने किसको घोल दिया NaCl को, नमक घोल दिया है। और नमक घोल दिया है Na पर जो सोडियम होता है उस पर प्लस चार्ज होता है, वही क्लोरीन पर क्या होता है बेटा माइनस चार्ज होता है। तो इस जल में हमने क्या किया H2O वाले हिस्से में क्या किया है नमक को घोल दिया। और जब नमक को घोल दिया तो यहाँ से एक बात समझना पहले छोटी सी बातों में, अगर आप ध्यान देना बेटा समान आवेश होगा, अगर समान आवेश होगा तो ध्यान देना है कौन सा बल काम करता है प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल काम करता है तो प्रतिकर्षण बल। जैसे अगर मैं आपसे कहूं समान आवेश का मतलब क्या हो रहा है बेटा, अगर प्लस प्लस है या प्लस प्लस है तो दोनों प्लस प्लस है तो क्या होगा प्रतिकर्षण बल होगा, या दोनों ही माइनस माइनस होगा तो क्या होगा प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण मतलब होता है एक दूसरे को दूर भागना, क्या होना जैसे ये इधर चला जाएगा इधर चला जाएगा, ये इधर हो जाएगी दूसरे रिपल मतलब एक दूसरे से क्या होना दूर होना। इसी तरीके से आप मैग्नेट में देखेंगे अगर साउथ साउथ है तब भी यही दिखेगा और नॉर्थ नॉर्थ है तब भी यही दिखेगा। तो यह क्या करते हैं एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं दूर जाते हैं। तो जब दोनों ही समान आवेश होंगे तो समान आवेश की कंडीशन में दो कण हमेशा एक दूसरे से क्या होते हैं दूर जाते हैं विपरीत होते हैं। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं क्या होगा बेटा अगर विपरीत आवेश हो, क्या हो विपरीत आवेश के मध्य, तो विपरीत आवेश के मध्य बेटा ध्यान देना क्या लगता है आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है आकर्षण बल लगता है। जब भी विपरीत आवेश होगा तो आकर्षण बल लगेगा। इसमें क्या होगा बेटा एक प्लस होगा तो एक क्या होगा माइनस होगा, और जब भी एक प्लस एक माइनस होगा तो वह एक दूसरे के क्या होंगे पास आएंगे, क्या होंगे पास आएंगे। अब बताइएगा जैसे मैं विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा तो इस एनोड वाले पे कौन से चार्ज आएंगे बेटा प्लस प्लस के आएंगे, कौन से चार्ज आएंगे प्लस आएंगे, और वहीं पर कैथोड वाले पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा माइनस माइनस आएगा। अब मुझे बताइए अगर मैं आपसे बात करूं तो जो सोडियम है सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा 11 होता है। अब 11 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, अभी हम लोग देसी जुगाड़ से कर लेते हैं, अभी आप बाहु के नियम से नहीं करेंगे, जब 11th में जाएंगे तो हम आपको आप बाहु का नियम पढ़ाएंगे। अब ध्यान देना ये क्या होगा 2 8 कितना होगा प्यारे 1 होगा। तो ये हमेशा जब इसके हर इलेक्ट्रॉन हर एक परमाणु चाहता है कि अपने अष्टक को क्या करे पूर्ण करे, तो पूर्ण करने के लिए वह अपने इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा प्यारे त्याग करेगा, और त्याग करके अपने अष्टक को क्या कर लेगा पूर्ण कर लेगा। अष्टक पूर्ण करने का कंसेप्ट क्या होता है कि हर परमाणु चाहता है या तो उसके अंतिम कक्षा में 2 रहे
8 8 18 18 32। ध्यान देना भी अब समझने के लिए है, फिलहाल के लिए। अगर किसी भी तत्व के 2 हो, 8 हो, 8 हो, 18 हो, 18 हो, 32 हो, तो उसका अष्टक क्या होगा? पूर्ण माना जाएगा। तो इसके अंतिम कक्षा में कितना? 1 है। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन जब भी कोई त्याग करता है तो उसके ऊपर चार्ज कैसा आता है प्यारे? प्लस आता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज किया तो क्या आ गया? इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। वही अगर क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। अब ये क्या करेगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 8 कितना होगा? 7 होगा। तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन क्या कहिए प्यारे? चाहिए। तो जब कोई 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? माइनस। अब यही जो चार्ज आता है ना, इसी को हम लोग आयन के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जो चार्ज है, इसी चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? आयन के नाम से जानते हैं। तो जितना त्याग करेगा उसके ऊपर उतना ही ज्यादा चार्ज आएगा। अब बताइए, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये प्लस वाला है, ये क्या है? ये देखेंगे, ये प्लस वाला है। अब ये ध्यान देना माइनस वाला है बेटा। तो बताओ, ये जब माइनस ये भी है, माइनस ये भी छड़ है, तो बताओ क्या क्लोरीन माइनस की तरफ जब जाने की कोशिश करेगा, कैथोड की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो ये कैथोड छड़ से क्या करेगा? क्लोरीन को ढकेल देगा। और वहीं पर जब प्लस की तरफ अगर सोडियम जाना चाहेगा तो इसे ढकेल देगा। तो क्यों? क्योंकि इनके बीच में कौन सा काम करेगा? समान आवेश होगा। तो बेटा कौन सा बल काम करेगा? प्रतिकर्षण बल काम करेगा। और वही विपरीत आवेश रहेगा तो आकर्षण बल काम करेगा। तो ध्यान देना है, ये दोनों का, सोडियम का और प्लस एनोड का जो आवेश है, समान होने कारण, आवेश समान होने कारण ये क्या होगा? दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे। वही क्लोरीन का और कैथोड का समान आवेश होने कारण ये दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसीलिए बेटा ये क्लोरीन जो होगा वो कहाँ चला जाएगा? किस पे? एनोड वाले छड़ पे। और सोडियम किस पे चला जाएगा? कैथोड वाले छड़ पे, क्योंकि दोनों का आवेश कैसा है बेटा? विपरीत है। और इस कंडीशन में इस वाले छड़ पे क्या इकट्ठा हो जाएगा बेटा? क्लोरीन इकट्ठा हो जाएगा। अब इस वाले छड़ पे क्या इकट्ठा हो जाएगा? सोडियम इकट्ठा हो जाएगा। तो इस चक्कर में दोनों की बॉन्डिंग क्या हो जाती है? टूट जाती है। और टूटने से दोनों क्या हो जाएंगे बेटा? अलग अलग हो जाएंगे। तो इसी विधि के माध्यम से क्या हो जाते हैं बेटा? टूट के अलग हो जाते हैं। तो अगर आप बात आपको समझ में आ गया होगा तो ध्यान देना, ये जो सोडियम क्लोराइड होता है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। इसमें आयनिक बॉन्ड बना होता है। और आयनिक बॉन्ड जो भी बना होता है तो उसके अंदर ध्यान देना है, जोड़ने की क्षमता जो होती प्रबल होती है। तो इसीलिए इसको तोड़ने के लिए हम लोग विद्युत अपघटन प्रक्रिया को अपनाते हैं। और कैसे तोड़ते हैं? 3 मेथड के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? तोड़ते हैं। यही चीजें जब बेटा आपको मैं पढ़ाऊंगा, आपको लवण छाल पढ़ाऊंगा, तो वहां पढ़ाऊंगा क्लोर छाल प्रक्रिया। तो क्लोर छाल प्रक्रिया के समय भी यही बातें आपको मैं समझाऊंगा। तो ध्यान देना है, इसमें जैसे इसको नमक घोल के इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो विपरीत आवेश वाले एक दूसरे छड़ पे जाके चिपक जाएंगे। तो माइनस वाला कहाँ चला जाएगा? प्लस पे। और प्लस वाला कहाँ चला जाएगा? माइनस पे। ऐसा क्यों होगा? तो क्योंकि विपरीत आवेशों के मध्य क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है। तो बात समझ गया बेटा? तो इस तरीके से देखेंगे, ये सोडियम क्लोराइड क्या होगा? विभाजित होकर सोडियम प्लस क्लोरीन में क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? टूट के अलग हो रहा है। और किसके कारण हो रहा है? तो विद्युत के कारण अलग हो रहा है। तो इसीलिए इसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत वियोजन अपक्रिया। इसी तरीके से 2-3 एग्जाम्पल और होंगे बेटा, मिल जाएंगे। जैसे देखो H2O है, तो H2O भी कैसे टूटा होगा? ऐसे ही बेटा इसमें विद्युत धारा जैसे प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन प्लस होता है और ऑक्सीजन क्या होता है? माइनस होता है। तो ऑक्सीजन वाला किस पे चला जाएगा? एनोड पे। और हाइड्रोजन वाला प्लस होता है तो किस पे चला जाएगा? कैथोड पे। तो इस माध्यम से बेटा ये भी अलग हो जाएगा। तो ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। 2H2O प्लस 2H2O जल को लेके तोड़ेंगे तो 2H2 और प्लस O2 में क्या हो जाएगा बेटा? विभाजित हो जाएगा। ऐसे 2 एग्जाम्पल मैंने आपको और दिए हैं, उसको भी आप देख लीजिए। जैसे देखिएगा यहाँ पे भी है, यह यौगिक है, इसको भी अगर तोड़ेंगे तो 4 एल्युमिनियम प्लस 3 O2 में क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। यहाँ जो लिखे बेटा ये बैलेंसिंग के आधार पर लिखे गए हैं ना। अब जब बैलेंसिंग करने आपको सिखा दिया हो तो आराम से इसको बैलेंसिंग से चेक कर सकते हैं। ये सभी उदाहरण क्या है? इसी के हैं। और एक आध 2 उदाहरण मिल जाएंगे आपको। आइए अब हम लोग समझते हैं। इसके बाद अब आ गया प्रकाशीय वियोजन। वियोजन का मतलब ये क्या होता है? टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है भैया? टूटना। तो यहाँ भी टूटेगा। तो टूटने के लिए क्या होना चाहिए बेटा? यहाँ बस प्रकाश मिल जाए तो कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बेटा? जब कोई यौगिक प्रकाश के उपस्थिति में विभाजित हो जाता है तो इसे
प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। तो ध्यान रहे, जब कोई यौगिक प्रकाश की उपस्थिति में विभाजित हो जाता है तो उसे हम लोग प्रकाशीय वियोजन के नाम से जानते हैं। मतलब कोई ऐसा यौगिक लीजिए जो प्रकाश की उपस्थिति, जैसे प्रकाश उसके ऊपर पड़े तो टूट के क्या हो जाए, अलग हो जाए। जैसे हम लोग लेंगे सिल्वर क्लोराइड हमारे पास है, जैसे देखेंगे यहाँ पे एक पहला एग्जाम्पल हमारे पास है बेटा, क्या है, AgCl। बैलेंसिंग कर सकते हैं आप लोग। ये बेटा सॉलिड फॉर्म में है पर जैसे ही इस पर क्या पड़ा बेटा, प्रकाश, सूर्य का, तो प्रकाश के पड़ने की वजह से जो क्लोरीन गैस है वो गर्म होगी, और गर्म होके क्या होगी, यहाँ से उड़ जाएगी, और उड़ेगी तो मतलब कहीं ना कहीं इससे क्या हो गए, सिल्वर से क्या हो गया बेटा, अलग हो गया। ये सिल्वर से क्या हो गया, अलग हो गया। ये गैस के फॉर्म में रहेगा, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। तो क्या होगा, जैसे प्रकाश ऊष्मा पड़ेगी, प्रकाश ऊष्मा पड़ने पर ही क्या हो जाएगा, ये विभाजित हो जाएगा। कैसे, बस सिल्वर क्लोराइड था, प्रकाश में लेके जाके इसको छोड़ देंगे सिल्वर क्लोराइड को, तो जैसे इसके ऊपर प्रकाश पड़ेगा तो क्लोरीन यहाँ से क्या हो गया बेटा, गर्म होने के कारण क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। क्यों मुक्त हो जाएगा, क्योंकि ध्यान देना है, क्लोरीन और सिल्वर की दोनों के क्वथनांक अलग अलग होते हैं, और क्वथनांक अलग होने के कारण इसका सिल्वर का क्वथनांक क्या होगा, उच्च होगा, और क्लोरीन का क्वथनांक क्या होगा बेटा, कम होगा। तो ये कम ही तापमान में गर्म होगा, अब गर्म होने के कारण ये यहाँ से क्या होगा, टूट के अलग हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा बेटा क्या, सिल्वर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग प्रकाशीय वियोजन को देख सकते हैं। इसके दो एग्जाम्पल और लिखे गए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। जैसे देखेंगे, एक हमारे पास AgBr है, AgBr बेटा सेम टू सेम इसी तरीके से टूट जाएगा, AgBr बैलेंसिंग कर सकते हैं। ये बेटा सॉलिड फॉर्म में है, जैसे ही इस पे क्या पड़ेगा बेटा, प्रकाश ऊर्जा, क्या पड़ेगा, प्रकाश ऊर्जा पड़ेगा, तो ये क्या होगा, 2Ag सॉलिड फॉर्म में रहेगा, टूट जाएगा, प्लस Br2 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। Br2 क्या होगा बेटा, अलग हो जाएगा, और Br2 किस में चला जाएगा, गैसीय फॉर्म में चला जाएगा। तो देखो यहाँ भी इसका क्या हो जा रहा है, विभाजन हो जा रहा है, किसके, सिर्फ प्रकाश की उपस्थिति में, इसीलिए इसे ध्यान देना है, प्रकाशीय वियोजन के नाम से जानते हैं। आइएगा अब इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये दोनों हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। ध्यान देना, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, इसको समझते हैं क्या होता है क्या नहीं ना। आइए, इसके पहले वाले पॉइंट को आप अच्छे से बढ़िया नोट्स बनाते हुए चलेंगे और अच्छे से आपको तैयार करते हुए चलेंगे। देखेंगे भैया, अब विस्थापन का मतलब क्या होता है बेटा, अब कोई तत्व अगर ज्यादा क्रियाशील है, कोई तत्व क्या है भैया, ज्यादा क्रियाशील है, तो अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या करेगा, हटा देगा। कोई ज्यादा क्रियाशील है तो अगर अपने से कम क्रियाशील वाला तत्व कोई यौगिक बनाया है तो उसी को क्या करे, हटा देगा। मतलब किसी के स्थान को हटा देना, हटा के उसके स्थान पर खुद ही उपस्थित हो जाना, क्या हो जाएगा, विस्थापन प्रक्रिया। जैसे समझिएगा बेटा, जैसे मान लीजिएगा ये हमारे पास एक यौगिक है, ये है, क्या है, ये एक है, इसके साथ एक C और D बना हुआ यौगिक है। अब ये क्या हुआ, इसमें हुआ क्या, इसमें ये हुआ कि जो ये है, ए की क्रियाशीलता बेटा क्या है, ज्यादा है। ए की क्रियाशीलता क्या है, क्रियाशीलता बेटा क्या है, ज्यादा है। अब ए की क्रियाशीलता ज्यादा किससे है, सी से है। तो ये क्या कर रहा है, ए को हटा के उसके स्थान में कौन चला जा रहा है, सी चला जा रहा है, और सी को क्या कर दिया बेटा, अलग कर दे रहा है। तो ये किस तरीके से यौगिक बन जाएगा, सी हो जाएगा, इधर हो जाएगा सी, और इधर हो जाएगा बेटा ए और डी, सी, ए और डी। तो ये क्या हो रहा है, जो तत्व ज्यादा क्रियाशील है तो क्या भैया, इसके स्थान को बताओ, प्रतिस्थापित कर दिया कि नहीं कर दिया। तो ये यौगिक कब काम करेगा, क्रियाशीलता के आधार पे। तो कैसे लिखेंगे, कोई तत्व क्रियाशीलता के आधार पर किसी यौगिक के तत्वों को विस्थापित कर पुनः उसके स्थान को ग्रहण कर लेने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगा, विस्थापन क्रिया, या तो आप क्या बोल सकते हैं, प्रतिस्थापन क्रिया। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, ए की क्रियाशीलता ज्यादा होने के कारण सी की क्रियाशीलता कम होने के कारण सी को भगा दे रहा है, और उसके स्थान में कौन से, डी के स्थान में कौन आ जा रहा है, डी के बगल में कौन आ जा रहा है, ए आ जा रहा है। मतलब यहाँ एक तरीके से कह सकते हैं बाहुबली का रोल चल रहा है, जो ज्यादा बाहुबली होगा वही उस यौगिक के साथ क्या होगा, रहेगा। तो इसकी अगर परिभाषा लिखना चाहेंगे बेटा, क्या लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे जब कोई तत्व क्रियाशीलता के आधार पर अपने से कम क्रियाशील
अपने से कम क्रियाशील के तत्वों को विस्थापित अपने से कम क्रियाशील के तत्वों को विस्थापित करने के गुण को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो अगर ध्यान देना बेटा, अगर जब कोई तत्व क्रियाशीलता के आधार पर अपने से कम क्रियाशील के तत्वों को विस्थापित करने के गुण को ही क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अब ये जो विस्थापन अपक्रिया है ना, इस विस्थापन अपक्रिया को बेटा इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अगर देखा जाए, अगर इसी विस्थापन अपक्रिया को कितने भागों में बांटा गया बेटा, विस्थापन अपक्रिया। तो अगर विस्थापन अपक्रिया की बात करेंगे तो इसे ध्यान देना है, दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो। एक तो क्या होता है बेटा, एकल विस्थापन अपक्रिया। क्या होता है, एकल विस्थापन अपक्रिया। और दूसरा क्या होता है, द्विविस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया। तो ध्यान देना है, इसे दो भागों में बांटा गया है। एक तो एकल विस्थापन अपक्रिया होगा, दूसरा क्या होगा, द्विविस्थापन अपक्रिया होगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, तो द्विविस्थापन अपक्रिया के नाम से। तो ध्यान देना है, एकल विस्थापन अपक्रिया या द्विविस्थापन अपक्रिया की बात करेंगे तो ध्यान देना है, अगर इसमें ध्यान देना, एक रहेगा, इसमें क्या रहेगा बेटा, दो रहेगा। इसीलिए इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो आइएगा एक एक करके हम लोग पहले सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझते हैं और फिर इसको समझेंगे हम लोग डबल को। आइएगा देखिएगा, अब एकल, तो एकल अगर कहेगा एकल विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, तो बस यहाँ पे क्या होगा, एक ही तत्व अपने स्थान को बदलेंगे। जैसे बेटा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास बेटा क्या है, एक यौगिक है ए है, क्या है, ए है, एक तत्व क्या है, ए है। अब एक हमारे पास बना हुआ यहाँ क्या है, ई और क्या है बेटा, एफ है, ई और क्या है, एफ है। अब ए की क्रियाशीलता क्या है बेटा, ए की क्रियाशीलता क्या है, ज्यादा है। किससे ज्यादा है, ई से। किससे ज्यादा है, ई से। तो ये वाला क्या होगा बेटा, ई के स्थान चला जाएगा। अब ई वाला कहाँ जाएगा बेटा, अकेले हो जाएगा। समझ रहे हो, ई वाला कहाँ जाएगा, यहाँ पा जाएगा। मतलब ए की क्रियाशीलता ज्यादा है किससे, ई से। तो जिसकी क्रियाशीलता कम रहेगी बेटा, वही क्या होगा, वो अपने स्थान को छोड़ के जाएगा। अब जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा रहेगा वो उसके स्थान पर जाके क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। अभी आपको जब लेसन नंबर 3 पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, धातु और धातु पढ़ाऊंगा, तो वहां क्रियाशीलता की पूरी श्रृंखला को आपको मैं समझा दूंगा। फिलहाल अभी इतना जानिएगा कि जिन तत्वों की क्रियाशीलता ज्यादा होगी वो अपने से कम क्रियाशील वाले तत्वों को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो देखेंगे ये यहाँ से अगर ज्यादा क्रियाशील है, तीन तत्वों को क्या करा है बेटा, हटा दे रहा है। और हटाने के बाद वहां स्वयं उपस्थित हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, ई अलग हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, ए और एफ हो जाएगा। तो अगर इसका परिभाषा लिखना चाहेंगे तो यही लिखेंगे ना, जब किसी यौगिक को कोई क्रियाशीलता के आधार पर एक तत्व ही विस्थापित हो, एक ही तत्व विस्थापित हो, उसे क्या कहेंगे, एकल विस्थापन। और इसके बेटा जब भी आएंगे उदाहरण आएंगे आपको, इसकी परिभाषा जैसे मैंने वहां लिखा है, जस्ट इसके पहले जो लिखवाया है उसी के भी आप पे रहेगा। बस ये जानिएगा, यहाँ मात्र एक ही तत्वों का स्थान परिवर्तन होगा। एक ही तत्व क्या होगा, जो ज्यादा क्रियाशील होगा उसे हटाएगा, और जो कम क्रियाशील रहेगा वो तत्व स्थान छोड़ के अपने यौगिक को चला जाएगा, वो अकेले रहने लगे बेटा। समझ रहे हैं, तो देखिएगा जैसे इसके उदाहरण को आपको समझाते हैं तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए बेटा, जैसे हमारे पास एक उदाहरण है, Fe है प्लस CuSO4, कॉपर सल्फेट है बेटा। इससे क्या बना हुआ है बेटा, हमारे पास FeSO4 क्या बना है, फेरिक सल्फेट। इसके बाद बेटा क्या है, Cu कॉपर। तो ध्यान देना, ये सब तो आपको यौगिक का नाम लिखने तो आता ही होगा ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट बोलते हैं। ये बेटा वाला का है कॉपर। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं तो यहाँ Fe है बेटा, यहाँ क्या है, Fe है। और Fe की जो क्रियाशीलता है वो कॉपर से बेटा क्या है, अधिक है। क्या हो रहा है, कॉपर से अधिक है। इसीलिए देखो Fe क्या हो रहा है, कॉपर को भगा दे रहा है। अब कॉपर को भगा कर उसके स्थान में खुद बैठ जा रहा है। इसीलिए देखो यहाँ पे बेटा क्या बन गया है, फेरस सल्फेट बन गया है।
क्या किया है कि कॉपर को हटा कर, क्योंकि कॉपर से क्रियाशीलता ज्यादा किसकी, Fe की है। मतलब Fe अगर क्रियाशीलता की बात करेंगे तो Fe की क्रियाशीलता ज्यादा होगी किसके अपेक्षा, कॉपर के अपेक्षा। तो जहां अगर कॉपर किसी यौगिक के साथ बैठा होगा, अगर वहां ये Fe पहुंच गया, आयरन पहुंच गया, तो Fe क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और उसके स्थान में खुल लेगा। तो वही चीज देखो बेटा यहाँ पर हो रहा है कि Fe इसके स्थान पे चला जा रहा है और कॉपर कहाँ चला जा रहा है बेटा, इसके स्थान पे चला रहा है। तो कॉपर देखो क्या हो रहा है बेटा, अलग हो रहा है। तो एक ही तत्वों का हेराफेरी हो रहा है, एक ही तत्व स्थान बदल रहे हैं, इसलिए बेटा क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ऐसे क्या बोलेंगे बेटा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि एक ही तत्वों की अदला बदली हो रही है। इसी तरीके से अगर देखिए तो एक दो एग्जांपल आपको और करवा देता हूं। जैसे देखिएगा बेटा, अब देखा जाए जैसे हमारे पास बेटा क्या है, मैग्नीशियम, इसके अलावा बेटा कॉपर क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड है। अब ये देखो बेटा रिएक्शन करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है और प्लस कॉपर को क्या कर रहा है बेटा, अलग कर रहा है। तो यहाँ भी देखो क्या चल रहा है बेटा, अब ये देखो मैग्नीशियम है, तो कहीं ना कहीं मैग्नीशियम की जो क्रियाशीलता है ये कॉपर से क्या बेटा अधिक है, तो इसीलिए मैग्नीशियम कहाँ चला जा रहा है, यहाँ चला जा रहा है, और कॉपर इस यौगिक को छोड़कर क्या हो जाए बेटा, अकेले हो जा रहा है। तो एक ही तत्वों का स्थान परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए इसीलिए यहाँ क्या बन गया बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड और कॉपर क्या हो गया अलग। इसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, मैग्नीशियम, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा, इसको मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हैं, जबकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कॉपर क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉपर क्लोराइड बोलते हैं। तो ध्यान देना, मैग्नीशियम क्या किया, कॉपर को हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि कॉपर से ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होती है, मैग्नीशियम की होती है। इसलिए मैग्नीशियम ने कॉपर को हटाकर उसके स्थान में कौन आ गया, खुद ही कौन आ गया, मैग्नीशियम आ गया। और कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। अब विस्थापित करके क्या किया, अलग कर दिया। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा, सिंगल। क्या कहेंगे बेटा, सिंगल। एक आगे एग्जांपल और देखिए आपके सामने है, जैसे देखो जिंक है, क्या बेटा, जिंक है S2 SO4, इसको क्या किया बेटा, इसने हटाकर जिंक SO4 और प्लस S2 बना दिया। अब इसको देखो, तो इसको तो हमको पता है क्या बोलते बेटा, सल्फ्यूरिक। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। अब देखो ये क्या हुआ बेटा, जेट जो है, जिंक जो है, जिंक क्या कर रहा है, जिंक क्या कर रहा है, हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है। जिंक क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है। तो हाइड्रोजन बेटा यहाँ चलाया जाएगा और जिंक सल्फेट के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसीलिए देखो यहाँ क्या बन गया बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट बोलते हैं। अब हाइड्रोजन बेटा क्या हो रहा है, अलग। अच्छा एक बात ध्यान देना, यहाँ से एक बात क्या ध्यान देना है आपको, कि ध्यान देना है, अगर बेटा ध्यान देना CO3 है, CO3 है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, कार्बोनेट बोलते हैं बेटा। अगर ध्यान देना है, अगर यहीं पे CO2 है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कार्बन डाई ऑक्साइड बोलते हैं। अगर वहीं पे HCO3 है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बाई कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाई कार्बोनेट बोलते हैं। अगर HCO3 है तो इसे क्या बोलेंगे, बाई कार्बोनेट बोलेंगे। या तो बेटा हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, या हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अगर बेटा ध्यान देना HCO3 होगा तो या बाई कार्बोनेट बोलेंगे या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेंगे। और अगर बेटा SO3 होगा, या सॉरी SO4, अगर 4 होगा बेटा तो इसे हम लोग क्या जानते हैं, सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं, SO4 होगा तो सल्फेट कहेंगे। अगर बेटा वहीं पर अगर NH3 है तो इसे ध्यान देना क्या कहेंगे बेटा, अमोनिया। क्या कहेंगे, अमोनिया कहते हैं। अगर NH3 है तो अमोनिया कहेंगे। अब बेटा अगर NH4 है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अमोनिया। क्या बोलते हैं, अमोनियम बोलते हैं। तो ध्यान देना है, अगर NH3 है तो अमोनिया, NH4 है तो अमोनिया, SO4 है तो सल्फेट, या CO3 है तो कार्बोनेट, CO2 है तो कार्बन डाइऑक्साइड, HCO3
HCO3, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाइकार्बोनेट बोलेंगे। वहीं पर अगर बेटा एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, अगर बेटा COH होगा, COH होगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक, इसे बोलते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। अगर CHO होगा बेटा, CHO, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, अगर CHO होगा तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, एल्डिहाइड बोलेंगे। अगर ध्यान देना, एक चीज और ध्यान देना बेटा, अगर CO बस होगा तो इसे हम लोग बोलेंगे कार्बो मोनो ऑक्साइड, कार्बो मोनो ऑक्साइड। तो ये ध्यान देना, किसी न किसी यौगिक के साथ कोई ना कोई नाम बेटा बार बार जुड़ता रहेगा। NH3 होगा तो अमोनिया, NH4 होगा तो अमोनियम, SO4 होगा सल्फेट, CO3 होगा कार्बोनेट, CO2 होगा कार्बन डाइऑक्साइड, HCO3 होगा बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। वहीं पर अगर COOH होगा तो कार्बोक्सिल अम्ल होगा, CHO होगा तो एल्डिहाइड होगा, CO होगा तो कार्बो मोनोऑक्साइड के नाम से इसे हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पर एक तत्वों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें थी, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में, आपको यौगिकों के साथ बहुत अच्छा होगा, पढ़ते समय आपको बहुत आसानी होगा। ठीक है, आइए आगे करते हैं बेटा। ये भी ध्यान देना, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं उसी के एग्जाम्पल बेटा, इसको भी चाहे तो आप कर सकते हैं, सेम टू सेम है। आइए अब देखो बेटा, उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अपक्रिया, उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अपक्रिया की बात करेंगे बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपने सिंगल पढ़ा है ना, अब यहाँ दो तत्वों का मतलब कह सकते हैं अदला बदली हो जाएगा। जैसे समझो मेरी बात को, ये बेटा A और B है, A और B है, ये B के साथ अब मान लीजिए कोई रिएक्शन बना हुआ C और D, तब यहाँ क्या होगा बेटा, क्रियाशीलता तो कोई एक की ज्यादा होगी, एक की कम होगी। ये क्या होगा, द्विविस्थापन अपक्रिया करने मतलब क्या होगा, ये ध्यान देना है, ये चलाएगा बेटा इसके स्थान पे, अब ये कहाँ चलाएगा, इसके स्थान पे आ जाएगा। जब क्रियाशीलता के आधार पे दो तत्वों का विस्थापन हो जाए, दो तत्व अपने स्थान को बदल लें, तो उसे क्या कहेंगे, उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से ध्यान देना जानते हैं। तो इसे ध्यान देना, अगर ये ध्यान देना ये है, ये कहाँ चला जाएगा बेटा, C पे, और C कहाँ चला जाएगा बेटा, B पे चला जाएगा, तो इसे उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन क्रिया कहेंगे। जैसे आइए इसके उदाहरण को देखते हैं, तो आपको बात और बेहतर समझ में आ जाएगा। देखिएगा, परिभाषा से लिख सकते बेटा, परिभाषा बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए अब देखिएगा, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है BaCl2, ध्यान देना, बेरिलियम क्लोराइड। इसके साथ है बेटा हमारे पास और है सोडियम सल्फेट है, और सोडियम सल्फेट है, इससे रिएक्शन करके क्या बना है, BaSO4, क्या बना है बेटा, BaSO4 प्लस 2NaCl, क्या बना है बेटा, 2NaCl बना हुआ है। तो ध्यान देना है, अब यहाँ से एक बात करेंगे, तो ध्यान देना बेटा, यहाँ बेरिलियम है, यहाँ सोडियम है, तो ये क्रियाशीलता के स्थान पर ध्यान देना बेटा, क्या करें, ये इसके स्थान पे आ जाएगा, ये इसके स्थान पे आ जाएगा, ये बेटा क्या होगा, इसके स्थान पे आ जाएगा। ध्यान देना है, ये इसके स्थान पे आ जाएगा, इसके स्थान पे आ जाएगा, और सिर्फ इनका स्थान क्या हो जाएगा बेटा, परिवर्तन हो जाएगा। तो देखो यही चीजें क्या हो जाएगा बेटा, अब इधर बन गया बेरिलियम सल्फेट बन गया, यहाँ क्या हो गया, NaCl हो गया। तो कह सकते हैं क्रियाशीलता के आधार पर ये क्या है, दोनों अपने स्थान को परिवर्तन कर ले हैं। जब दो अपने स्थान को परिवर्तन करते हैं तो उसी से हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन क्रिया के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा, हम लोग द्विविस्थापन क्रिया के नाम से जानते हैं। क्या यहाँ तक की बात क्लियर होगी बेटा? अगर यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी तो बताइएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्योंकि यहाँ दोनों स्थान परिवर्तन कर ले, इसीलिए से हम लोग द्विविस्थापन क्रिया के नाम से जानेंगे। आइए एक दो उदाहरण और देख लेते हैं बेटा। अब देखिएगा इसके बाद क्या है बेटा, हमारे पास कॉपर सल्फेट और प्लस 2NaOH, इसको बेटा हम लोग कॉपर सल्फेट बोलते हैं, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कॉपर सल्फेट बोलते हैं, और इसे ध्यान देना क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ध्यान देना बेटा, यहां से अब ध्यान देना, ये जो 2 आ रहा है ना, ये बैलेंसिंग के कारण आया हुआ है। बैलेंसिंग मैंने आपको सिखा चुका हूं इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में। अब देखिएगा ये बना क्या रहा है बेटा, कॉपर हाइड्रोक्साइड बना रहा है बेटा, इसके साथ
क्या बना रहा है, सोडियम सल्फेट बना रहा है। तो यहाँ भी क्या सेम कंडीशन चल रहा है, क्या चल रहा है बेटा, कॉपर क्या कर रहा है, सोडियम के स्थान चला जा रहा है, और सोडियम किसके स्थान चला रहा है बेटा, कॉपर के स्थान चला रहा है। इसीलिए ध्यान देना यहाँ क्या हो गया, कॉपर चला गया उसके साथ, यहाँ ध्यान देना है कॉपर चला गया किसके साथ बेटा, सोडियम यहाँ आ गया, तो सोडियम आने से क्या बन गया, सोडियम सल्फेट बन गया। अब ये क्या बन गया बेटा, कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया। ये क्या बन गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड बेटा। 1 मिनट बेटा, तुरंत आ गया मैं। ऐसा गया, बोलो शांत रहे यार। चलो बेटा देखिएगा, तो ध्यान देना है। तो यहाँ से बेटा हम लोग कॉपर सल्फेट, इधर क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से बेटा ध्यान देना है, ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉपर सल्फेट, ये क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ध्यान देना है। एक अगला उदाहरण हमारे पास और है, इसी तरीके से देखेंगे। AgNO3 है, सोडियम नाइट्रेट, और सोडियम नाइट्रेट का रिएक्शन किसके किया गया है, NaCl के साथ। तो देखेंगे Ag होगा वो कहाँ जाएगा, सोडियम के पास, और सोडियम कहाँ चला जाएगा, Ag के पास चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, और इधर क्या बोल जाएगा, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा बेटा, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। तो क्या ये बताओ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या हो गया बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। तो बात समझ नहीं आ गया। इस तरीके से आप देखिए, इसके 2-3 एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिया, कॉपर वाला भी करा दिया इसके। अच्छा, जब भी आप परिभाषा लिखेगा, तो उदाहरण के साथ लिखेंगे तभी तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगर उदाहरण के साथ नहीं लिखेंगे बेटा तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। देखिए ये भी उसी का उदाहरण बेटा, ये भी ध्यान देना उसी तरीके का उदाहरण है। अब यहाँ पे भी देखो बेटा क्या हो रहा है, Fe है, ये क्या आ रहा है, देखो NH4 आ गया नहीं आ गया बेटा, तो अमोनियम हो गया कि नहीं हो गया। जस्ट इसके पहले मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ये देखो NH4 आ गया, क्या हो गया, अमोनियम हो गया। तो देखो Fe कहाँ चला जा रहा है बेटा, यहाँ चला रहा है, अमोनिया कहाँ चला जा रहा है, वहाँ चला जा रहा है। तो इसलिए देखो Fe हाइड्रोक्साइड बन गया, और यहाँ क्या बन गया बेटा, अमोनियम क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। तो दोनों के स्थान आपस में परिवर्तन हो गया, क्योंकि Fe कहाँ चला गया, NH4 के पास, NH4 कहाँ चला गया, Fe के पास। तो क्या हो गया, दोनों के स्थान परिवर्तन हो रहे हैं। तो दोनों के स्थान परिवर्तन होने के कारण इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या द्वि विस्थापन क्रिया, या उभय विस्थापन क्रिया के नाम से जानते हैं। तो सभी बेटा इसके उदाहरण आपको समझ आ गए होंगे। चलिएगा, अब इसके बाद बेटा क्या है, उष्मा क्षेपी है हमारा बचा हुआ है। उष्मा क्षेपी के बाद उष्मा शोषी बचा है। इसके अलावा आपका बचेगा क्या, इसके बाद रेडॉक्स अपक्रिया, जिसमें हम लोग रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। और उसके बाद NCERT के जो आपके क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को भी क्या करेंगे बेटा, हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे संक्षारण, विकृति गंधिका क्या होता है, और उसके साथ साथ अगर लोहे में जंग लगता है तो उसके कारण क्या होते हैं, लोहे में जंग लगता है उसका रंग भूरा क्यों हो जाता है, या फिर चांदी में जंग लगता है उसका रंग काला क्यों हो जाता है। तो इन सभी पॉइंटों को हम लोग क्या करेंगे आपको जस्ट इसके बाद इसके बाद लास्ट वीडियो आएगा, और लास्ट वीडियो में इस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरीके से क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।